प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी आलोक धनवा जी की कविता पतंग के भाग एक का अध्ययन करेंगे। इस कविता में आलोक धनवा जी ने दो विषयों पर प्रकाश डाला है। पहला जो है वह ऋतु का मानवीकरण और दूसरा है बाल सुलभ मन। कैसे बालक का मन स्वच्छ होता है, कोमल होता है, दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है, इस कविता में बताने का प्रयास किए हैं। दूसरी तरफ ऋतुओं का मानवीकरण, यानी ऋतु कैसे शैशवावस्था में आती है, युवावस्था में पहुंचती है और अंत में प्रौढ़ावस्था में चली जाती है। यानी जब ठंडी का मौसम या गर्मी या बरसात का मौसम का आगमन धीरे होता है और फिर चरम अवस्था पे पहुंचता है और फिर जो है प्रौढ़ावस्था होते हुए समाप्त हो जाता है। तो दो विषयों पे यहाँ पे इन्होंने प्रकाश डाला। एक जो है ऋतु का मानवीकरण और दूसरा जो है वह बाल सुलभ मन की व्याख्या। तो आइए पहले कविता पाठ के पूर्व उनका जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। आलोक धनवा जी का चित्र आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। बड़े ही सुलभ मन वाले, बड़े ही सरल मन वाले व्यक्ति थे आलोक धनवा जी। हमारे उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य बिहार में इनका जन्म हुआ था। आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 को बिहार के मुंगेर जनपद के अंतर्गत वेल बिहेमा गांव में हुआ था। आलोक को हिंदी कविता के उन कवियों में गिना जाता है जिन्होंने कविता को एक नई पहचान दी। उनकी कविताएं सामान्य व्यक्ति के जीवन से होके गुजरती हैं। एक कवि का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए कि सामान्य जनमानस के लिए लिखे, जिससे एक सामान्य जनमानस प्रभावित हो, किसी विशेष वर्ग, राजनीतिक आर्थिक विशेष वर्ग से न प्रभावित हो। बिल्कुल कवि धर्म पे 100% खरा उतरते हैं। भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रोनों की बेटियां इनका चर्चित और प्रसिद्ध कविताएं हैं। आपकी पहली कविता 1972 में वाम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसी वर्ष एक फिलहाल पत्रिका में गोली दागो पोस्टर कविता प्रकाशित हुई। आपकी कविता का अनुवाद अंग्रेजी और रूसी भाषा में हुआ। एक कविता की सफलता का सबसे बड़ा दृष्टांत है, अगर दूसरे भाषाओं में रूपांतरित या अनुवादित किया जाता है तो समझ जाना चाहिए इस कविता की सफलता चरम अवस्था पे है। आपकी कविता का संग्रह दुनिया रोज बनती है जनमानस को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और साहित्य जगत में भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। आप अपने बारे में धनवा जी कहते हैं कि मैं इत्तफाकन कवि हूँ। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्यों को तो पूर्व निर्धारित कर लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे शिक्षक प्रोफेसर बनना है, मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है। लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटली यानी इत्तफाकन हो जाता है, जाना कहीं और होता है, लेकिन देश काल और समाज की परिस्थितियाँ उसे कहीं और ले जाती हैं। तो बिल्कुल धनवा जी भी कहते हैं कि मैं इत्तफाकन कवि हूँ। मैं मुंगेर के एक छोटे से गांव बेल बिहमा में पैदा हुआ, जो चारों तरफ छोटे पहाड़ों से उतरने वाली छोटी छोटी नदियों से घिरा है। जब मुंगेर के जिला स्कूल में मुझे दाखिला मिला तो मैं यहाँ भी गंगा से नज़दीक बना रहा। ऐसे प्राकृतिक वातावरण में कविता की रचना करना तो सहज स्वाभाविक है। अगर कोई प्राकृतिक वातावरण में हो और उसे अछूता रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेचर है यानी जो प्रकृति है हमें बहुत बड़ी सीख भी देता है, प्रेरणा भी देता है, जीवन में आगे बढ़ने की पग पग पे पग प्रदर्शक बन के हमारे सामने खड़ा रहता है। नदियाँ बताती हैं कि हमें किस तरह अपने जीवन में धारा प्रवाहिता लाना चाहिए। नदियाँ ये भी बताते हैं कि वो दूसरों के लिए सदैव अपना जीवन बिताती हैं। वृक्ष, पहाड़ सब समाज में कोई न कोई एक दृष्टांत लेके ही यहाँ पे खड़े होते हैं। तो कोई प्राकृतिक वातावरण में रहे और उसके अंदर कवित्व की प्रवृत्ति आ जाए, ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। तो कहते हैं कि तपाकन यही हुआ कि मैं प्रकृति के वातावरण में था और प्रकृति ने मुझे मोटिवेट किया, प्रेरित किया और मैं एक कवि बन गया। कहते हैं कविताओं की रचना करना तो सहज स्वाभाविक बात है। यहाँ एक पुस्तकालय है, श्री कृष्ण सेवा सदन, जहाँ बहुत छोटी सी उम्र में बैठने लगा, भिन्न भिन्न साहित्यकारों की पुस्तक पढ़ने लगा। मूलतः विज्ञान का छात्र होने के बावजूद भी साहित्य से लगा हो गया। देखिए किस तरह परिवर्तन हो जाता है। डॉक्टर रविंद्र राय बच्चन पूरी जिंदगी इंग्लिश के प्रोफेसर रहे, पढ़ाते रहे, रोजी रोटी का विषय रहा, लेकिन एक स्टेंजा भी नहीं लिखे, वह हिंदी को समर्पित हो गए। तो कहीं न कहीं दूरियां, बंधन, ये सब कभी एक सीमा के बाद जो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि भावनाएं इस तरह भाव विहलित हो जाती हैं।
ठीक कवि के साथ भी यही हुआ, था विज्ञान का विद्यार्थी, लेकिन परिवर्तन इस तरह इसके अंदर हुआ कि वो साहित्य से लगा हो गया। दरअसल समाज और प्रकृति दोनों से कवियों को प्रेरणा मिलती है। अगर कवि कहीं से प्रेरणा पाता है तो समाज है और प्रकृति है। इनकी कुछ रचनाओं पे हम विचार करेंगे। दुनिया रोज बनती है, इनको सम्मान की बात करें तो पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान, तमाम साहित्यिक जगतों के विविध पुरस्कारों को पाते हुए और कविता की एक नई धारणा बनाते हुए आलोक धनवा जी ने एक साहित्य के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बनाई थी। आज हम सभी को एक कविता पढ़ना है, पतंग। आप हम सभी ने बचपन में पतंग जरूर उड़ाया हो, तो निश्चित तौर कितना रोमांचक होता है पतंग को उड़ाना, और बाल सुलभ मन के लिए तो बिल्कुल लगता है कि उन्हें हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। तो आइए एक एक पंक्तियों को पढ़ेंगे और भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। कवि प्रथम पंक्तियों में कहता है कि सबसे तेज बौछारें गई। बारिश का मौसम अब बीतने वाला है, सावन भादो जो अब चरम से होकर प्रौढ़ा की ओर बढ़ता है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, यानी बारिशों का सबसे तेज मौसम सावन भादो होता है। तो कवि कहता है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। कहता है कि ये सबसे तेज बारिश का जो मौसम है सावन और भादो अभी उत्तरार्ध की ओर है, यानी बीत गया है, बारिशें बीत गई हैं और तेज बारिशों वाला मौसम बीत गया है और उस क्या होता है, सवेरा होता है। लेकिन मौसम परिवर्तन के बाद जो सवेरा होता है वह सवेरा उसे अलग सा लगता है, क्योंकि भादों का जो सवेरा होता है बिल्कुल उसमें स्पष्टता नहीं होती है। आप देखें बदली छाई होती, सवेरा हो जाता है, सूर्य कहाँ निकला, लालिमा कहाँ हुई, ये हमें अंदाजा नहीं चलता है। इसलिए कभी कहता है जो सवेरा होता है वो भादों वाले यानी बारिश, तेज बारिशों वाले मौसम से अलग होता है। कहता है कि तेज, सबसे तेज बौछारें गई, भादो बारिश के मौसम बीतने के बाद जो सवेरा होता है वह अलग सा दिखता है। कैसा दिखता है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कहता है कि जैसे खरगोश की आंखें लाल होती हैं, एकदम लालिमा को धारण करती हैं, बिल्कुल मौसम जो बारिश का मौसम के बाद जो शरद ऋतु आता है उसका सवेरा बिल्कुल खरगोश की लालिमा, आंखों की लालिमा जैसा होता है, एकदम स्वच्छ होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में बदली छाई होती है। कब सुबह हो गया हमें उसका पता ही नहीं चलता, कब हो गया बदली छाई है, लालिमा दिखाई नहीं देती, सूर्य कब उदय हुआ। लेकिन सूर्य का उदय हमें शरद ऋतु में स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल स्वच्छ आकाश होता है, लालिमा पूरब में लोही हमें दिखाई देती है, यानी उषा काल के बाद जो सूर्योदय होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है, हमें दिखाई देता है। इसलिए कवि कहता है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। सबसे तेज बारिशों वाला मौसम बीत गया है, सवेरा हुआ है, लेकिन सवेरा कैसा हुआ है? बिल्कुल खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है। अब यहाँ पे मानवीकरण करता है, कहता है कि शरद आया, शरद ऋतु का आगमन हुआ है, यानी ठंडी के मौसम का आगमन हो रहा है। शरद ऋतु का वो पुलों को पार करते हुए आ रहा है, यानी दोनों ऋतुओं के बीच में एक पुल है, यानी ये बारिश खत्म होगा, ठंडी का आगमन होगा। तो कहते हैं शरद ऋतु आ रहा अपनी शैशवावस्था में, यानी बाल्यावस्था में आ रहा है। कैसे? जैसे अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, जैसे बच्चे साइकिल चलाते हैं और अभी बच्चे जो चमकीली साइकिल, छोटी साइकिल उनके लिए लिया गया होता है और उसका प्रयोग करते हैं और चमकीली साइकिल को तेज चलाते हैं। बालक बहुत तेज साइकिल चलाते हैं क्योंकि उनकी उमंगें ज़्यादा होती हैं। तो कहता है यहाँ पे कवि कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहाँ पे मानवीकरण हो गया, यानी शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? एक बच्चे की तरह। एक बच्चा कौन? जो नया साइकिल सीखा, नया, नव्यता का तो जीवन में बहुत ही महत्व है। जैसे हमने आपको बताया नई साइकिल हो तो बिल्कुल हम उसकी केयरिंग, उसकी देखभाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वही साइकिल पुरानी हो, स्टैंड भी नहीं लगाते, सीधे छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक नहीं रहता है तब तक हमारे लिए बड़ा महत्व। बच्चों के लिए तो बिल्कुल समझिए एरोप्लेन ही मिल गया है। तो कभी यहाँ पे कहता है कि वो बच्चा
नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आता है और आते हुए बच्चा क्या काम करता है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। कोई बच्चा नई साइकिल लिया हो, उसे खरीदा गया है, तो दूसरों को बताने के लिए वो शांत मन से नहीं आएगा, वो घंटी बजाएगा जोर जोर से, इशारा करेगा चमकीले इशारों से। एक तो घंटी बजाता है और चमकीले इशारों से बुलाता है। साइकिल, अगर कोई नया बच्चा है, बचपन में आप हम सभी रहे हों, अगर हमको साइकिल मिली हुई है तो हम क्या करते हैं, वो हमारा साफ स्वभाव है। अगर कोई बच्चे दिख जाए तो उन्हें दिखाने के लिए हम घंटी जरूर बजा देते थे कि देखिए हमारी साइकिल है, नई है, मेरा आगमन हो गया। तो जो शरद ऋतु बालक है संकेत देता है, इशारा करता है कि देखो बारिश वाला मौसम बीत गया है, अब बिल्कुल आकाश स्वच्छ है, मेरे इशारों को तुम समझो, क्योंकि ये मौसम किसके लिए उपयुक्त है, ये मौसम पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को प्रेरित करता है कि अब आप पतंग उड़ा सकते हैं। आप झुंड में क्यों खड़े हैं, आप आइए, मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ, घंटी बजा के आप पतंग उड़ा सकते हैं। बच्चा अपनी घंटी से बजाता है और इशारा करता है कि आप आ सकते हैं, आप पतंग उड़ा सकते हैं। पतंग के लिए उपयुक्त मौसम है, क्योंकि बारिश के मौसम में कोई पतंग नहीं उड़ाई जा सकती, क्योंकि भीग सकता है और भीगने के बाद वो खराब हो सकता है, उसकी उड़ाने नहीं हो पाएगी, भीगने के बाद भारी हो जाएगा। इसलिए वो शरद रूपी बच्चा घंटी बजाता है कि देखो मेरा आगमन हो चुका है, मौसम स्वच्छ हो गया है, आपको आमंत्रण है, आपको निमंत्रण है, आप आइए, मुझे देखिए, मैं आ चुका हूँ, आपके लिए उपयुक्त मौसम है। और कैसा मौसम है, आप पतंग उड़ा सकते हैं। इसीलिए घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश बहुत मुलायम होता है क्योंकि एकदम कहीं पे कठोर बादल नहीं दिखाई देते, कहीं भारी भरकम बरसने वाले काले बादल नहीं होते हैं, स्वच्छ होते हैं। इसलिए आमंत्रण देता है कि आइए और इस बारिश के मौसम का आप आनंद लें, क्योंकि बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है और आपको आमंत्रण है, आप पतंग को उड़ा सकेंगे। दुनिया की सबसे जो हल्की वस्तु है, आप उसे उड़ा सकेंगे। फिर आगे पंक्तियों में कहता है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, क्योंकि पतंग दुनिया की हल्की होती है, क्योंकि उड़ता रहता है, इसीलिए हल्का होता है, इसीलिए वो आकाश में उड़ता रहता है। दुनिया की सबसे हल्की, और मोटे कागज से बना दिया जाए तो वो उड़ ही नहीं पाएगी, इसलिए दुनिया का सबसे पतला कागज उसमें प्रयोग किया जाता है। कहता है कभी कि दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानियों का पतंग में प्रयोग होता है कि पतली कमानियां उड़ सके। इसलिए आमंत्रण देता है कि आइए, आपके लिए आमंत्रण है, आपको निमंत्रण है, मैं आ चुका हूँ, मेरा आगमन हो चुका है और आप दुनिया की सबसे हल्की चीज़, दुनिया की सबसे बांस की पतली कमानियों से बनी चीज़ को आप स्वच्छंद आकाश में उड़ा सकते हैं, आप उत्साहित हो सकते हैं, आप आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये भाग 1 था। नेक्स्ट वीडियो भाग 2 में शेष कविता की पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।